हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नर्सिंग नोटबुक। यहाँ पे हम नर्सिंग थ्योरी के सारे सब्जेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं और आज हम मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 से डील करने वाले हैं, जो है हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया। इस यूनिट से टोटल 4 क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारे क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 करके अभी कवर कर लेंगे और इस वीडियो के बाद आपको फर्दर बुक्स की, पीपीटीज़ की, नोट्स की या लेक्चर्स की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। पेपर में क्या चीज़ कैसे लिखनी है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है, सब कुछ हम यहाँ कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट का बेसिक्स और फाउंडेशंस वो सारी चीज़ें यूनिट 2 में है। उससे पहले ये जो यूनिट नंबर 1 है हमारे पास, ये एक जस्ट ओवरव्यू है कि नर्सिंग की सर्विसेज में क्या चलता आया है और अभी करेंटली क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद हम मैनेजमेंट से डील करेंगे। सो छोटी सी यूनिट है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, ये हमारा एक 2 स्टार क्वेश्चन है आउट ऑफ 5। इसको हम 2 रेट कर रहे हैं बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है आने की, बट अगर आ जाता है तो आपने कम्युनिटी स्टाइल में ही इसको अटैम्प्ट करना है। वही टेबल बनेगा जो कम्युनिटी की बुक्स में होता है। उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक इजी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से क्या समझ रहे हो? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर को डिलीवर करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, वो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हो जाएगा। अब इसमें हमें 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हेल्थ केयर लेने अगर हमें जाना है, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग, हेल्थ केयर के एलिमेंट्स या एलिमेंट्स करके लिख सकते हो। फर्स्ट थिंग, इंस्टीट्यूशन होने चाहिए हमारे पास, ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वहाँ पे मैं चलेगी, कौन मुझे हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा? हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर्स होगा, नर्सेज होंगी और भी सारा स्टाफ होगा, रेडियोलॉजिस्ट होंगे, एवरीबडी, टोटल हेल्थ केयर टीम, दैट इज़ पीपल। और थर्ड, वो मुझे हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे? उन रिसोर्सेज से जो रिसोर्सेज उनके पास है। ये 3 हमारे पास पॉइंट हो गए। तो यही हमारी डेफिनेशन है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, पीपल, इंस्टीट्यूट और रिसोर्सेज को मिला के जो हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है। इसका क्या पर्पस है हमारे पास? ये हमें प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सेम वही बात है जो हमारी कम्युनिटी में है। प्रमोटिव यानी कि हेल्थ प्रमोशन, अपनी हेल्थ को अच्छा कैसे रखें, रिस्क फैक्टर को ख़त्म कैसे करें, रिस्क फैक्टर नहीं है उनको होने से कैसे बचाएं, ठीक है। प्रिवेंटिव, रिस्क फैक्टर है, अब डिज़ीज़ को होने से कैसे रोकें, प्रिवेंटिव। अब डिज़ीज़ हो गई है तो डिज़ीज़ को ठीक कैसे करें, क्यूरेटिव। अब डिज़ीज़ की वजह से अगर डिसेबिलिटी हो रही है तो उस डिसेबिलिटी को लिमिट कैसे करें, रिहेबिलिटेटिव। ये चारों हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज के पर्पस हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ की कंपोनेंट्स कि क्या क्या चीज़ें हैं एक्चुअली हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको थोड़ा सा हमने बकेट लिस्ट बनाई है छोटी सी एक। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सर्विसेज, जो भी हमने ऊपर सर्विसेज डिस्कस करी चारों। देन प्रोवाइडर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ही हमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। देन हम ये हेल्थ केयर सर्विसेज ले जा किसके पास रहे हैं? पॉपुलेशन के पास, द कंज्यूमर्स, ठीक है। देन फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग के बिना रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होंगे, रिसोर्सेज के बिना हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं होगी, तो फाइनेंसिंग। एंड लास्ट में मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। सी, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हेड टू टो हर जगह मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस हमें चाहिए होती है। अब आप हॉस्पिटल की बात ले लो, मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज की बात ले लो, मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल्स की बात ले लो, एंड इवन द स्मॉलेस्ट यूनिट्स, आप अपनी फैमिली से शुरू करो, फैमिली में भी मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप कहीं भी चले जाओ, लैब्स हो गए हमारे पास, हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, एवरीवेयर वी नीड मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, ऑफिसेज हो गए, एवरीवेयर। सो इफेक्टिव हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम अगर होगा तो हमारी नेशन कैसी रहेगी? हेल्दी रहेगी, बिकॉज बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज हम डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। करेंटली क्या हेल्थ केयर सिस्टम है हमारे पास? 3 टायर हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो वर्किंग है। फर्स्ट इज प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज।
प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो सबसे नीचे आती हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे घर घर तक जो हम सर्विसेज पहुंचाना चाहते हैं, वहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। हर लोकल विसिनिटी में वी हैव सब सेंटर्स, देन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड देन कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स। ये सारी हमारी रूरल हेल्थ केयर का बेसिक बनाते हैं। उसके बाद मिडिल लेवल में क्या आ गया, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आ गए, ट्रेनिंग सेंटर्स आ गए, नर्सिंग होम्स आ गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए, एवरीथिंग इज इन सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम। देन टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, एडवांस्ड हॉस्पिटल्स हो गए, सारी चीज़ें हमारे पास इस सिस्टम के अंडर आती हैं। एक नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी जिसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, बिकॉज नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी हमारे पास आई थी 2017 में, ओके। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने रिकॉग्नाइज़ किया था कि शॉर्टेज है हमारे पास डॉक्टर्स की, और हेल्थ केयर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कई जगह हेल्थ केयर की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और कई जगह हेल्थ केयर पहुँच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो फिजिशियंस भी ओवरबर्डन है और क्रॉनिक डिजीज़ का बर्डन भी सोसाइटी के ऊपर, कंट्री के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो अनकंट्रोल्ड है। तो उन्होंने एक गैप को ब्रिज करने के लिए एक नर्स प्रैक्टिशनर ट्रेंड को फॉलो करने की बात कही थी, बिकॉज ओवरसीज़ नर्स प्रैक्टिशनर जो हैं हमारे पास वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। इसमें क्या होता है कि जो नर्स है वो इंडिविजुअली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर, इफ़ शी इज़ स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेंड इनफ, वो मेडिकेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट रन कर सकती है ऑन हर ओन विदाउट एनी डॉक्टर। तो ये ट्रेंड जो है वो आउटसाइड द कंट्री इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। ओवरसीज़ ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन इंडिया में इन्होंने इस बात को लाने के लिए 2017 में मान्यता दे दी, ओके, पास कर दिया इस चीज़ को कि नर्स प्रैक्टिशनर कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट में, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में, क्रिटिकल केयर में भी और सुपर स्पेशलिटीज़ में भी आफ्टर देयर स्टडी एंड ट्रेनिंग। लेकिन ये चीज़ें आज तक लागू हो नहीं पाई, ठीक है, बिकॉज विरोध कर दिया लोगों ने इस चीज़ का कि अब नर्स के डॉक्टर के जितना काम करेगी उसके जैसी उसको पोस्ट मिल जाएगी। देखो, हम आज की सेटिंग में जहाँ काम कर रहे हैं हमें सोचना तो डॉक्टर की तरह ही पड़ता है ना। हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन आता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है डॉक्टर ने, बताओ इसमें से आप कौन सी मेडिकेशन को क्वेश्चन करोगे, ये सिम्टम्स हैं बताओ कौन सा डायग्नोस हो सकता है, ये सिम्टम्स हैं तो बताओ डॉक्टर कौन सी मेडिकेशन लिखेगा। सो ये सब क्या है, ये मेरी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर है, बट आई एम सपोज्ड टू नो ऑल दिस, ठीक है, मुझे ये सब पता होना चाहिए। इसको मैनेज करने के लिए फिर क्या चीज़ें हुई, MLHP का कोर्स हमारे पास आ गया, हमारे करिकुलम में MLHP ऐड कर दिया जिसकी हम वो वर्कबुक भी फिल करते हैं। तो अब देखो उन्होंने अलग अलग पोस्ट्स निकाल दी, सब सेंटर पे स्टाफ को लगा दिया काम पे, हेल्थ वेलनेस सेंटर पे लगा दिया, CHO की पोस्ट निकाल दी, लेकिन ये नर्स प्रैक्टिशनर को लोगों ने नहीं आने दिया। कोर्सेज इसके चल रहे हैं, नर्सिंग प्रैक्टिशनर एंड क्रिटिकल केयर है, मिडवाइफरी है और फैमिली हेल्थ, ये तीनों में हमारे पास चल रहा है, कोर्स चल रहा है, लेकिन वैकेंसी नहीं है, बहुत रेयर जगह है। तो इस बारे में बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नर्सिंग में पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा ही रोल है। हॉस्पिटल में भी आप देखोगे और एक ब्रॉड लेवल पे भी हमारे प्रोफेशन को आई डोंट नो क्यों इतना दबाया जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमसे लीगल प्रिस्क्रिप्शन देने की हमें अथॉरिटी नहीं दी जा रही, कोई पोस्ट हमारे लिए बनाई नहीं जा रही, फिजिशियंस इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। आप ये डिग्री कर भी लोगे तब भी आप स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर ही बन सकते हो, बट आई बिलीव कि Gen Zs and Gen Alpha will fight harder for their rights and you people are going to fix this issue, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बात बताई, ठीक है। चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक पे तो वापस आना ही है हमें। ये चार्ट तो देखो आप कम्युनिटी में पढ़ते हो, हर जगह देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, बट सिंप्लीफाई करके इसको याद करोगे, ठीक है। मैं बताती हूँ किस तरह से याद करना है। एंड कुछ चीज़ें अगर आप भूल गए, कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई तो इट डजेंट मैटर, इतना ध्यान से कोई आपका चार्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेसिक्स मतलब थोड़ा सा इसको क्लियरली बनाओ ताकि ऊपर की हेडिंग्स को अच्छे से लिखो, ताकि उसको पढ़ते ही बंदा समझ जाए कि हाँ इसको आता है, ठीक है। वी डू नॉट नीड टू चेक ईच एंड एवरी बॉक्स, कोई ईच एंड एवरी बॉक्स चेक नहीं करेगा। सिंपल से हम शुरू करेंगे। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हमारे पास 2 ब्रांचेस में है, वन इज़ पब्लिक, वन इज़ प्राइवेट। ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास 2 जगह हेल्थ केयर सिस्टम है। सो फर्स्ट हम प्राइवेट को देखते हैं, बहुत ईजी है। एक होता है प्रॉफिटेबल, एक होता है नॉन प्रॉफिट। अब नॉन प्रॉफिट का मतलब तो समझ गए सीधा, आप चैरिटेबल ट्रस्ट्स हो गए या कोई रिलीजियस पर्पस से किसी ने हॉस्पिटल चलाया है या फिर NGO,
दो ही चीज़ें हैं इसमें, चैरिटेबल ट्रस्ट की डिस्पेंसरी, चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल, रिलीजियस या नॉन रिलीजियस किसी भी पर्पज़ से बनाया जा सकता है, या फिर एनजीओ के क्लिनिक्स। ठीक है, ये दो जगह नॉन प्रॉफिट है लेकिन प्राइवेट है। ठीक है, सम टाइम गवर्नमेंट इनको फंड देती है, सेमी गवर्नमेंट करके चीज़ें बन जाती है, बट इट्स ओके, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, हम इतना ही लिखेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट के लिए एक बंदा क्या क्या हॉस्पिटल खोल सकता है? क्लिनिक खोल सकता है कोई भी डॉक्टर, यस। नर्सिंग होम्स खोले जा सकते हैं, स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो सकता है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो सकता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, इतना याद कर लिया हमने। उसके बाद अब आ जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में एक तो हमारे पास हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर हम जॉब कर सकते हैं। दूसरा, डिफेंस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ये आएंगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। और लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तीन ही जगह हमारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, हॉस्पिटल्स में या मिलिट्री में या फिर रेलवेज में। ठीक है, अब इतना याद हो गया, ईजी है। रेलवे में क्या आएगा? डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स, रेलवे डिस्पेंसरीज, रेलवे हॉस्पिटल्स। ओके, देन डिफेंस में क्या चीज़ें ऐड होगी? डिफेंस में भी देखो डिस्पेंसरीज तो होंगी ही और हॉस्पिटल्स भी होंगे ही, डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल। अब एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ गई? बेस हॉस्पिटल, यानी कि कैंप हो रहा है कहीं पे भी आर्मी का, कोई भी आर्मी बेस है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो बेस हॉस्पिटल्स हो गए हमारे पास। और आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हो गए, आर्मी मेडिकल कॉलेजेस भी प्रोवाइड करवा रही है, वहाँ पे वो बच्चे जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और फिर मिलिट्री नर्सिंग एग्ज़ाम्स का सर्विसेज का पेपर देते हैं एंड दे सर्व एज मिलिट्री नर्सेज। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास डिफेंस के अंडर, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स भी होते हैं, ये चीज़ें डिफेंस में आ गई। अब क्या बचा हमारे पास? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बचा। उसमें भी देखो स्टेट हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। सबसे पहले देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सेंटर के हॉस्पिटल, जितने भी सेंटर के हॉस्पिटल है सारे आ जाएंगे, ये रहे नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स एंड टर्शरी हॉस्पिटल्स, सारे हॉस्पिटल हमारे इधर आ गए। ठीक है, फिर उनके टीचिंग कॉलेजेस आ गए, मेडिकल कॉलेजेस आ गए। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। फिर उनकी गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स आ गई, हेल्थ स्कीम्स के लिए जो उन्होंने पर्टिकुलर सेंटर्स खोले होते हैं वो यहाँ पे आ गए, या फिर क्या करते हैं वो अपनी स्कीम्स को हॉस्पिटल्स में लागू कर देते हैं, या फिर उसके लिए कुछ सेंटर्स, मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट, ये सारी चीज़ें खोलते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल, ESI के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ आ गए। लास्ट इज आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष के जो भी क्लिनिक्स हैं, जो भी सेंटर्स हैं, एवरीथिंग। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अब अलग से हमारे पास ब्रांच बन गई है, बट वो आती इसी के अंडर है, सेंटर के अंडर आ गया यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट। अब क्या बचा? सिर्फ स्टेट। स्टेट में रूरल और अर्बन दो में डिवाइड कर देंगे। हमें पता है कि रूरल में क्या क्या हमने पढ़ा है अभी, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ग्रास रूट लेवल पे क्या आ गया? जो घर जाके केयर दे रहा है, आशा आ गया, विलेज हेल्थ गाइड्स आ गया। ठीक है, जो भी वर्कर्स हैं वो इधर आ गए। अर्बन में क्या बचा हमारे पास? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तालुक हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 3-4 बार इसको ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो, वेरी इजीली तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी इनकी पॉपुलेशन बता देते हैं। सब सेंटर 3000 से 5000 कवर कर रहा है, PHC 20 से 30,000 और CHC 80,000 से 1,20,000। ओके, कुछ कई बार प्राइमरी में गिन लेते हैं इसको, CHC को, कई बार सेकेंडरी में गिन, इट्स ओके, इट्स ओके। बस आपने एक ये जो डायग्राम है इसके हिसाब से याद रखना है। SC, PHC, CHC प्राइमरी में लिखो, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तालुक हॉस्पिटल सेकेंडरी में लिखो, मेडिकल कॉलेजेस, एडवांस हॉस्पिटल, स्पेशलिटी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सारे टर्शरी में लिखो। दिस वन इज मोर एक्यूरेट। ओके, नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ओवर है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज़ अ 5 स्टार क्वेश्चन। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही है जब भी ये यूनिट है आपके पास, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। रिसेंट ट्रेंड्स इन नर्सिंग सर्विसेज एंड मैनेजमेंट, ये 2 क्वेश्चन हैं। देखो, ट्रेंड्स हैं और दूसरा इश्यूज़ है। या तो ये अलग अलग करके पूछे जा सकते हैं या फिर ये कंबाइन करके भी पूछे जा सकते हैं। मैं आपको 10-10 पॉइंट्स बता देती हूँ, आपने बस उनको याद कर लेना है। ठीक है, हेडिंग्स को, आंसर आप आगे उसको एक्सपैंड खुद कर सकते हैं, एक्सपेंशन भी बता दूंगी, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि वही याद करना है, आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। सो ट्रेंड्स आज के टाइम पे क्या चल रहा है, उससे पहले हम एक छोटा सा बेस मॉडल, ये एक चार्ट देख लेते हैं। अगर याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो इसे स्किप कर दो। सबसे पहले शुरू कैसे हुई थी नर्सिंग सर्विसेज? एक बेस अप्रेंटिसशिप मॉडल था कि डॉक्टर के अप्रेंटिस, डॉक्टर के
असिस्टेंट के तौर पे काम करना, वो अप्रेंटिसशिप मॉडल था, शुरू हुआ था। उसके बाद एजुकेशन शुरू हो गई फॉर्मली, इस रोल को नर्स का नाम दिया गया। ANM GNM BSc ये सारे कोर्सेज आए। TNA आई हमारे पास बना 1908 में। फिर उसके बाद मास्टर्स आ गए हमारे पास, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी कोर्सेज हैं वो आ गए, PhDs आ गई, डॉक्टरेट डिग्रीज आ गई, स्पेशलिटी के लिए जो भी है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अब जो ट्रांजिशन है, जो करना चाह रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है इंडिया में, दैट इज़ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। ठीक है, नर्सिंग को नर्स प्रैक्टिशनर तक लेके जाना, एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स इंडिपेंडेंटली असेसमेंट कर सकती है, डायग्नोस कर सकती है, ट्रीटमेंट दे सकती है, मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है, सिलेक्टेड प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकती है, बोथ एक्यूट और क्रॉनिक इंटरवेंशंस दे सकती है एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ के लिए। ठीक है, उसकी एक लिमिट है, आउट ऑफ स्कोप हम भी नहीं जाना चाहते। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें डॉक्टर्स के साथ कोई कंपटीशन है हमारा, या फिर हम उनके ऊपर चले जाए, नथिंग, वी डू नॉट वांट टू वर्क अंडर देम। ठीक है, दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। ठीक है, वी वांट टू वर्क एज अ टीम। ठीक है, कभी भी ये नहीं, आपने जब भी आप फील्ड में भी काम करते हो, कभी भी ये फील नहीं करना है कि आप डॉक्टर्स के या फिजिशियंस के असिस्टेंट हैं। यू आर नॉट देयर असिस्टेंट, यू आर देयर टीम मेंबर। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी जो भी हमारे पास आया था वो सब चीज़ें। अब ट्रेंड्स क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है हमारे पूरे यूनिट की। तो इसको हम ब्रॉडली देखो 3 चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं, प्रैक्टिशनर, सिस्टम और पेशेंट में। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, हर चीज़ में ट्रेंड्स हैं, तो ऐसे कर लेते हैं इसको। फर्स्ट प्रैक्टिशनर, यानी कि हमारी अपनी चीज़ों में क्या बदलाव आया है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी। सो सबसे पहले देखो, स्पेशलाइजेशन पे फोकस बढ़ रहा है। ठीक है, हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास कर रहे हैं, हम सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। मेजर तो हम अपने स्किल्स पे ही फोकस्ड हैं अभी, कि स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशंस कर रहे हैं हम, सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं। देन एडवांस प्रैक्टिस रोल, वही बात है कि इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर का जो ट्रेंड है वो अभी इंक्रीज़ है, बट ओवरऑल वर्ल्ड में इसको अप्लाई किया जा रहा है। इंडिया में इसकी ग्रोथ इज़ वेरी वेरी स्लो एंड इट इज़ फेसिंग ह्यूज ऑपोजिशन। थर्ड इज़ डॉक्टरल एजुकेशन, यानी कि DNP डिग्रीज़ आ गई हैं और PhD डिग्रीज़ आ गई हैं, एंड जो लोग उनको परस्यू कर रहे हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फोर्थ इज़ ग्लोबल मोबिलिटी। ग्लोबल मोबिलिटी के बारे में हम अभी बात करेंगे। ग्लोबल मोबिलिटी यानी कि इंटरनेशनली जो हमारे जो नर्सेज है यहाँ से ट्रेन होकर इंटरनेशनली जो है मूव कर रही हैं, अब्रॉड प्रैक्टिस में ज़्यादा बिलीफ रखते हैं लोग आजकल, उसके बारे में अभी बात करते हैं। देन सिस्टम में क्या क्या चेंज आ रहा है। सिस्टम में ये चेंज आ रहा है कि पहले जो है स्टाफ सिर्फ एक फॉलोअर था, डॉक्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करने वाला, बट अब स्टाफ पार्टिसिपेटिव है। डिसीजन मेकिंग में हम पार्टिसिपेट करते हैं, वी पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग ऑफ पेशेंट्स ट्रीटमेंट। ठीक है, वी कैन क्वेश्चन एनीथिंग, ठीक है, अबाउट एनी प्रोसीजर, अबाउट एनी मेडिकेशन, वी कैन गिव आवर ओपिनियंस टू द पीपल हु लिसन। ठीक है, इसको बोला जा रहा है डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, यानी कि एक लेवल पे पावर्स को डिवाइड किया गया है। शेयर्ड गवर्नेंस, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, ये आप इस पॉइंट को सिंप्लीफाई करना चाहते हो अगर, तो शेयर्ड डिसीजन मेकिंग करके आप इस पॉइंट को बना सकते हो कि वी आर नाउ पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, वी आर अ टीम, वी आर नॉट असिस्टेंट्स। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस चल रही है। ट्रेडिशनल थ्योरी वर्क को छोड़कर हम मॉडर्न रिसर्च और उसके आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। 7th, क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आजकल। कितने सारे क्वालिटी इंडिकेटर्स को फॉलो किया जाता है, बहुत इंक्रीज़ हो गया है इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस। और लास्ट है पेशेंट। पेशेंट में क्या क्या चेंज आया है। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटराइजेशन, सारा जो भी डाटा है पेशेंट का उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट्स, आभा IDs, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। तो पेशेंट का जो भी डाटा है उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि एक ही डाटा को ओवरऑल अलग अलग हॉस्पिटल्स में हम रिवाइव कर सकें, चेक कर सकें इससे पहले पेशेंट को कहाँ पे क्या ट्रीटमेंट मिला है। 9th एंड वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ एजुकेटेड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स
यानी कि जो पेशेंट्स हैं वो पहले से ही सब कुछ पढ़ कर आते हैं। आज के टाइम पे आके कोई ये नहीं बोलता कि मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है डॉक्टर, सब आके ये बोलते कि आई थिंक मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा। ओवरली थिंक करते हैं सारी चीज़ों को, बिकॉज ठीक है वो लोग एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड होना अच्छी बात है, अपने बारे में जानना अच्छी बात है, बट दे ओवर एनालाइज एवरीथिंग। यू नो, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे मुझे हेडेक हो रहा है, वो अल्टीमेटली आपको कैंसर तक ले ही जाएगा कि आप तो मरने वाले हैं बस। ठीक है, तो एनजाइटी इंक्रीज़ हो रही है। ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम से लोगों का विश्वास भी थोड़ा सा डगमगाने लग गया, बिकॉज हमारी अप्रोच ट्रीटमेंट की कुछ और होती है, लेकिन जो इंटरनेट पे आपको अप्रोचेस बताई जाती हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना, दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। सो इसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। आपको हर चीज़ के बारे में पेशेंट को पहले बताना है, दिस इज़ आवर अप्रोच, ये अप्रोच फॉलो करने का हमारा ये रीज़न है, ठीक है। और जॉइंट डिसीजन की ये प्रोसेस हम करना चाहते हैं, क्या आप विलिंग हैं करवाने की, क्या आप कुछ सेकंड ओपिनियन चाहते हैं, या वट एवर दे वांट, रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस, ठीक है। लास्ट इज़ होलिस्टिक केयर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है कि हाँ योगा, मेडिटेशन, हेल्दी डाइट, दिस दैट, तो होलिस्टिक केयर मॉडल्स को हम अपना रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। सिंपल है, इजी टू लर्न है, ये सारी चीज़ें आप याद कर लो। और ग्लोबल मोबिलिटी के बारे में अभी बात करते हैं। चलो, ग्लोबल मोबिलिटी, अब अपने क्वेश्चन की वेटेज को बढ़ाने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ऐड करोगे तो भी गुड है, अगर नहीं याद कर पा रहे तो इट्स ओके, इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो। ग्लोबल बून एंड ब्रेन ड्रेन इफेक्ट। ग्लोबल बून क्या हो रहा है? ग्लोबल बून यानी कि जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं आउट ऑफ द इंडिया, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमें लग रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ इंडियन क्रेडेंशियल्स, इंडियन नर्सिस को बहुत ज़्यादा हायर किया जा रहा है। क्यों हम वहाँ जाना चाहते हैं? बिकॉज इकोनॉमिकल मोटिवेशन है हमारे पास कि वहाँ हायर पे है, मोर रिस्पेक्ट है, मोर सेफ़र वर्किंग कंडीशंस हैं, ठीक है। इन फैक्टर्स को देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अब्रॉड मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। इंडिया में पंजाब एंड केरला ये सबसे बड़े माइग्रेशन हब्स बन चुके हैं फॉर सप्लाइंग इंडियन नर्सेज, ठीक है। तो नर्सेज क्या कर रही है? बाहर जा रही हैं। पुल फैक्टर्स हैं, ग्लोबल बून इफेक्ट है। पीछे क्या इंडिया में क्या हो रहा है? ब्रेन ड्रेन। इंडिया में क्या हो रहा है? ये जो भी हमारी क्रीमी लेयर है, ठीक है, वो जा रही है बाहर। तो पीछे हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास शॉर्टेज हो रही है अपने सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इसलिए यहाँ पे नर्स पेशेंट रेशो बिगड़ रहा है। कम नर्सेज हैं, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है ब्रेन ड्रेन, यहाँ पे हो रहा है बर्डन, क्योंकि हमारी नर्सेज बाहर जा रही हैं। तो इसका रीज़न भी है, इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी दी जाती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। इन प्राइवेट सेक्टर वी आर वर्किंग एट 10,000, इन गवर्नमेंट सेक्टर वी आर वर्किंग एट 60, 70, 80,000. So this is a huge difference, okay. Starting salaries 10,000, 13,000, 15,000, even 20, 25,000. This is very poor salary, ठीक है। और गवर्नमेंट सेक्टर में इट्स वेरी गुड, बट एवरीबडी इज़ नॉट एबल टू रीच इन द गवर्नमेंट सेक्टर। सो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके लिए बन जाती है ये चीज़ें। तो ये दो फैक्टर्स हैं, दो इफ़ेक्ट्स हैं जो कंटिन्यूसली अभी ट्रेंडिंग में है, तो इसको आप अपने आंसर में इंटीग्रेट कर सकते हो फॉर बेटर मार्क्स। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इश्यूज़ क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो तो हम सबको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। 4 स्टार क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है आपके पास, इसको भी आप अच्छे से एक बार समझ लो। सी, क्या हो रहा है हमारे पास? शॉर्टेज हो रही है नर्सेज की, यस। इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है हमारा, यस। कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम है, फैसिलिटीज़ में, सप्लाई चेन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी भी है। देन सैलरी का इशू है, सैलरी का इशू है बट प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है। बर्नआउट, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप चले जाओगे तो भी बर्नआउट है, हैवी वर्कलोड है, ठीक है। और समटाइम्स हमारे पास एनवायरनमेंट भी अनसेफ हो जाता है, वी हर्ड ऑफ मैनी न्यूज़, ठीक है। देन लैक ऑफ ऑटोनॉमी, इंडिया में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट कोई भी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी अभी तक नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है,
रेगुलेटरी हर्डल्स, जो हमारे नॉर्म्स हैं, सिलेबसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सब आउटडेटेड है, बहुत ही पुराना है, उसको अपडेट रेगुलरली करना चाहिए। 2017 में जो वो पॉलिसी आई थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उसके बाद से हमारे सिलेबस पे वर्क शुरू हुआ था, हमारा सिलेबस अपडेट हुआ था, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंटीग्रेट की गई हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमारा सिलेबस बनाया गया है, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपडेट्स चाहिए और रेगुलर अपडेट्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 50 साल के बाद अपडेट कर दोगे और आप बोलोगे कि नहीं वी आर वेरी अपडेटेड, वी नीड रेगुलर अपडेट्स, ठीक है। बजटिंग की ऑलवेज प्रॉब्लम रहती ही है, हमेशा फाइनेंसेस को कम करने के लिए नर्सेज की सैलरी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर। और जो ब्रेन ड्रेन इफेक्ट हमने पढ़ा है कि हाई रेट है इंटरनेशनल माइग्रेशन का, तो लोकली हमारे पास कमी हो रही है स्टाफ की, और टैलेंटेड स्टाफ जो है उसकी ज़्यादा कमी हो रही है, बिकॉज क्रीमी लेयर हमारी बाहर जा रही है, ठीक है। ये मोटे मोटे 8 हमारे पास इश्यूज़ हैं, इनको आप हेडिंग्स को याद रखो और अंदर का आप लिख लोगे, और ये वेरी इजी है याद करने, बिकॉज ये डे टू डे हमारे पास आ ही रहे हैं सारे इश्यूज़। इसमें भी आपको मैं एक पॉइंट दे देती हूँ ऐड करने के लिए, एक तो जेंडर गैप और लीडरशिप गैप। जेंडर गैप हमारे पास क्या है, 89% हमारे पास जितने भी नर्सेज हैं इंडिया में, दोज आर विमेन, ठीक है। तो जेंडर गैप बहुत बड़ा है, ठीक है। 11% ही हमारे पास मेल हैं, 89% फीमेल वर्कफोर्स है हमारी। तो ये एक जेंडर गैप है, जिसकी वजह से कई बार होता है ये कि इस फीचर की वजह से भी हमारे प्रोफेशन को लोग ईजी समझते हैं दबाने के लिए, ठीक है। आई नो वुमेन आर वेरी पावरफुल, वुमेन आर इक्वली कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल ऑफ द थिंग्स, बट स्टिल दिस फैक्टर इज़ प्रेजेंट, बिकॉज पहले से हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट थी, और उस टाइम से हमारे पास फीमेल्स इस फील्ड में काम करती आ रही हैं, तो उस टाइम के हिसाब से इनको दबाना ईजी था। इसीलिए हमारी ग्रोथ अब होनी शुरू हुई है, जब हमने अपने रोल्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है, बट स्टिल हमारी ग्रोथ इज़ वेरी 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 स्लो। बट आई होप Gen Zs are going to fix it, Gen Alphas are going to fix it at a higher level even, ठीक है। You people are going to fight harder, I already told you. Then जितने भी लीडरशिप के रोल्स हैं, वहाँ पे जो भी हमारे हायर रोल्स हैं, वहाँ पे 25% ही हम लोग लीडरशिप में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब देखो, मेरे को ये बात बताओ, हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा किसकी नंबर किसका है, किसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है? डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास, हेल्थ केयर वर्कर्स में, ठीक है, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, हाउस कीपिंग वर्कर्स होते हैं, वार्ड बॉयज़ होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है। सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है हॉस्पिटल को? नर्सेज की, ठीक है। पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा है, और पार्टिसिपेशन हमारी कितनी है लीडरशिप में? 25%। हम 25% ही लीडरशिप में पार्टिसिपेट, अगर हम इसको देखें तो 50% से भी ज़्यादा होनी चाहिए हमारी पार्टिसिपेशन, क्योंकि हम लोग नंबर में बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे रोल्स में नर्सेज को आगे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए वो हमें पता है, वो बात आप किसी और पॉलिसी मेकर से नहीं पूछ सकते, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं, मैनेजमेंट वाले होते हैं, बट एक्चुअली हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो हमें पता होता है। तो नर्सेस का पार्टिसिपेशन लीडरशिप रोल्स में बढ़ाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 हमारे पास फैक्टर्स हैं, इनको आप अगर ऐड करोगे अपने आंसर में, अपने डाटा में, इस तरह चार्ट्स बना देना, आपका डाटा बहुत अच्छा हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन एट ग्लोबल एंड नेशनल लेवल, ठीक है। यानी कि अब क्या प्लानिंग है, किस तरह हम डेवलपमेंट करने का सोच रहे हैं एजुकेशन में भी और सर्विसेज में भी, एक ग्लोबल लेवल में और नेशनल लेवल में। तो इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों की हम बात करते हैं, क्विकली कवर कर लेते हैं इसको। देखो, प्लानिंग क्यों चाहिए हमें? क्योंकि पहले नर्सिंग सिस्टम कुछ और था, अब कुछ और है। तो अगर पिछले रास्ते पे ही चलते रहेंगे तो प्लानिंग गैप आ जाएगा बहुत बड़ा। पहले क्या होता था, थ्योरी हैवी करिकुलम होता था, लिमिटेड एक्सपोजर होता था, और पुराने मेथड से हम पढ़ रहे थे। अब रैपिडली चेंजिंग हेल्थ केयर है, नई बीमारियां तो आ ही रही हैं, उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी उससे पहले आ जा रही है। डिजिटल हेल्थ केयर है, हमें EHR, टेली हेल्थ, AI, सिमुलेशन, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है, और पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कितनी ज़्यादा है आज के टाइम में। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पेशेंट क्या पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लेके हॉस्पिटल में आते हैं, और सेकेंडली हर चीज़ के बारे में
पढ़ना, एजुकेटेड रहना इज़ गुड, बट यू नो यू आर इंटरफेयरिंग इन समवन्स वर्क, दैट इज़ अनोइंग, ठीक है, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, ऑब्वियसली वी आर अ नर्स। सो क्या क्या प्लानिंग चल रही है, देखो मैं आपको 10 पॉइंट्स बता देती हूँ। अब आप 2 याद कर लो, 3 याद कर लो, एक में से 2 3 एक में से याद कर लो, टोटल 6 पॉइंट हो जाएंगे आपके पास, इनफ है। अब मैं आपको बताती हूँ एक एकेडमिक गैप के बारे में। सो इमेजिन करो दिस इज़ क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम हो गया, आपकी थ्योरी हो गई, थ्योरी एंड क्लासरूम इधर है। देन आपके पास आ गया आपका क्लिनिकल्स। अब आप मुझे ये बात बताओ कि क्लिनिकल्स में काम करना और क्लासरूम्स में पढ़ना क्या सेम इन्वायरमेंट फील होता है? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वी नीड अ ब्रिज, ठीक है, क्यों? बिकॉज आप, ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने सारे प्रोसीजर्स रट लिया, आपने करके भी देख लिया, डमीज में भी देख लिया, सब कर लिया, लेकिन जब आप पेशेंट के पास जाओगे तो आपको उनका नाम पूछने में, हिस्ट्री लेने में भी, जब फर्स्ट टाइम लेते हो तो कितनी डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज ठीक है वो इन्वायरमेंट अलग होता है। उसके बाद जब आप जॉब करते हो तब तो और ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग एज अ नर्स, ठीक है। अब आप किसी से पूछें दीदी ये कर दें, दीदी वो कर दें, दीदी ने बोला था तो दीदी ने बोला था ऐसा कर दिया वैसा कर, नो, ठीक है। सी, इस गैप को बोला जाता है एकेडमिक प्रैक्टिस गैप। एकेडमिक्स और प्रैक्टिस के बीच में जो भी गैप है, इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, मतलब कि जो क्लासरूम में नर्सेज बैठी हैं उनको क्लिनिकल में काम करने के कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जा सकता है। उसके लिए 3 पिलर्स है, 1 2 3, 3 पिलर्स का हमने ब्रिज बना दिया है। फर्स्ट पिलर इज़ क्लिनिकल सिमुलेशंस, ठीक है। क्लिनिकल सिमुलेशंस यानी कि एक तो लैब्स हो गए, लैब सेटअप हो गया, एडवांस डमीज हो गया, यूज़ ऑफ AI एंड सिमुलेशन। सेकंड, जो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स हैं जो अब लगनी शुरू हो चुकी हैं, जैसे हमारे पास जो हम फॉलो करते थे स्कीम, वी यूज़ टू गो टू क्लिनिकल्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर कंप्लीट, तो दैट इज़ अ बेटर थिंग, क्योंकि आप पेशेंट्स के साथ रेगुलराइज हो जा रहे हो, ठीक है। क्लिनिकल सिमुलेशन। सेकंड इज कम्पिटेंसी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। अब जो हमारा सिलेबस है कम्पिटेंसी बेस्ड है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमसे करवाई जाती हैं, वो सारी हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। यानी कि स्किल लैब के आवर्स बढ़ा दिए हैं, थ्योरी को ध्यान में रखा है, बट क्लिनिकल्स के आर बढ़ाए हैं हमारे पास, फील्ड का वर्क ऐड किया है, जो भी हमारे पास केस बुक्स ऐड करी गई हैं, वो अगर आप अच्छे से उनको फॉलो करो सीरियसली, बस उनको भरना नहीं होता है, अगर आप उनको उनके पर्पस के हिसाब से फॉलो करो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट अगर आप उनको भरना बस दैट्स इट, यहाँ से कॉपी करा वहाँ से कॉपी करा, इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। उसका पर्पस बहुत अच्छा था इंट्रोड्यूस करने का। थर्ड इज़ डेडिकेटेड एजुकेशनल यूनिट्स। जो आपके हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहाँ पे क्लिनिकल आवर्स आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो, मॉड्यूल्स ले सकते हो, लैब आवर्स लगा सकते हो, जिस भी एरिया में आपको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करके डायग्राम में, वही जो मैंने आपको अभी समझाया, थ्योरी एंड क्लासरूम से आपको निकल के जाना है हाई स्ट्रेस्ड क्लिनिकल इन्वायरमेंट्स में, रियलिटी में आना है। क्लासेस में सिर्फ करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे आपको बहुत डिसीजंस जब आप ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं ना, जब पेशेंट्स की कंडीशन ख़राब होती है, तो उस टाइम पे थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है जब हमारा ये जो सिलेबस अपडेट हुआ था ना लास्ट टाइम, जब सेमेस्टर सिस्टम आया था, उस टाइम पे जो भी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, मॉड्यूल्स हो गए, लैब आर, क्लिनिकल आर, केस बुक्स, सारी चीज़ें इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ ईजी टू रिमेंबर। अब वर्ल्ड के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं जो प्लानिंग में है अभी नर्सेज को डेवलप करने के लिए। फर्स्ट इज़ WHO के बारे में लिख सकते हो आप इसमें, कि वो अच्छे हमारे लिए डिसीजंस ले रहा है, ठीक है, ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक नर्सिंग करिकुलम बने जो पूरे वर्ल्ड में वैलिड हो, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है, ये 2 हमारे पास मेजर बॉडीज़ है जो हमारे लिए डिसीजन ले रही है। सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, 2 2 3 3 याद कर लो, 3 इधर से 3 अगली स्लाइड से, बहुत है, जो भी ईजी लग रहे हैं। नर्स प्रैक्टिशनर का ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है, पुरानी थ्योरी को छोड़ के रिसर्च पे फोकस करो। इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन, कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंटिन्यूस एजुकेशन, ठीक है, कि आप सर्विस भी करो साथ साथ
कंटिन्यूस लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम्स में भी इनरोल करो। पेशेंट सेंटर्ड केयर के ऊपर फोकस है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन अप किया जा रहा है, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया जा रहा है और सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, ठीक है, इस पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स हैं। नाउ इंडिया में क्या ट्रेंड्स हैं? इंडिया में इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, TNAI है, ये बॉडीज़ हैं जो हमारे लिए डिसीजन लेती हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC भी हमारे लिए डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करता है और नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने भी हमें प्लानिंग के लिए बहुत सारे गाइडलाइन दिए गए थे जो अच्छे से फॉलो नहीं हुए हैं, बट अगर होते तो बेटर होता। तो मुझे लगता है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी हमें बोला था कि हमें अपना करिकुलम जो है इम्प्रूव करना चाहिए, रिसर्च इनोवेशन को ऐड करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। वही सिमुलेशन एंड स्किल बेस्ड लर्निंग, लैबोरेटरी बेस्ड लर्निंग, नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम्स, स्ट्रेंथनिंग क्लिनिकल पार्टनरशिप, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनके बीच की पार्टनरशिप, ठीक है, जैसे हम क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाते हैं डिग्री के दौरान वो। फैकल्टी डेवलपमेंट एंड रिसर्च, फैकल्टी को भी ट्रेन कर रहे हैं हम लोग, उनको भी बहुत सारे रिसर्च पार्टिसिपेशंस के लिए एनकरेज कर रहे हैं ताकि वो और बेटर अपने स्किल्स को करें और अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकें। कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम आ गया है और डिजिटल हेल्थ एंड ई-लर्निंग, ठीक है। देखो अब इंडिया में अराउंड 5695 रफली इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं नर्सिंग के, तो 2.7 से 2.8 लाख नर्सेज ग्रेजुएट हो रही हैं एवरी ईयर, जिसमें 30 से 60,000 ही गवर्नमेंट वैकेंसी है। सो 2.5 लाख बच्चों को एटलीस्ट प्राइवेट जॉब में जाना पड़ता है, ठीक है। इतनी वैकेंसीज जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स रिलीज़ करते हैं और मतलब कमी तो है ही है। एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस हैं बट वही बात है कि सैलरी का बहुत इशू रहता है, ठीक है। तो एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको देती हूँ कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर रहे हो तो कभी भी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंडर ज्वाइन मत करना, NATS के प्रोग्राम के अंडर कभी ज्वाइन मत करना। दिस इज़ एक्सट्रीमली अंडरपेड एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल है, ठीक है। ज्वाइन समवेयर एल्स बट ज्वाइन एज अ रेगुलर स्टाफ, ठीक है। लास्ट थिंग, ये एक एजुकेशनल स्लाइड है, जस्ट सिलेबस आपका हो गया है फिनिश। पुरानी नर्स हमारे पास इस तरह की होती थी, मेमोराइज थ्योरी, फॉलो डॉक्टर्स ऑर्डर ओनली, पेपर रिकॉर्ड्स, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग, डॉक्टर नोज द बेस्ट, ये मेंटालिटी थी। बट आज के स्टाफ की ऐसी कोई मेंटालिटी नहीं है, ठीक है। वी आर टेक्नोलॉजी यूजर्स, वी आर पेशेंट एजुकेटर्स, वी आर लीडरशिप को हम प्रमोट कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, EHR क्रिटिकल थिंकिंग, एंड वी आर पार्टिसिपेटिव इन केयर, वी आर केयर पार्टनर्स, ठीक है, वी आर नॉट असिस्टेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट डाउन कोई भी यूनिट अगर डिफ़िकल्ट लग रही है, कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है, कमेंट डाउन एंड वी विल श्योरली मेक वीडियोज़ ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।